जी कल हमने पढ़ा था, निकालें पॉइंट ए, रिवाइज करें जरा। ये बड़ा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 21। सेक्शन 21 में सबसे पहला पॉइंट था ए में लिखा हुआ था टैक्सेस दो किस्म के होते हैं। एक वो टैक्सेस होते हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट्स पे दिए जाएं, और एक वो टैक्सेस होते हैं जो इसके अलावा हैं। जो टैक्सेस बिजनेस के प्रॉफिट्स पे दिए जाएं उन टैक्सेस का नाम है इनकम टैक्स। वो सिर्फ वाहिद एक ही टैक्स है हमारे लॉ में, उसका नाम है इनकम टैक्स। और जो टैक्सेस बिजनेस के प्रॉफिट्स पे ना दिए जाएं उन टैक्सेस को, जितने मर्जी नाम है उनके, 2, 4, 6, 7 जितने भी नाम है, उन सबको आप क्या कहेंगे? पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स? नो, पेज नॉट ऑन बिजनेस प्रॉफिट। जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे किया जाए टैक्स, उसका एक ही नाम है, डेट इज इनकम टैक्स। वो माइनस करने की इजाजत है? नहीं, माइनस करने की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा जितने भी टैक्सेस दिए जाएं वो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, बी के बाद हमने सी पॉइंट पढ़ा था, बी हमने छोड़ दिया था। सी में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेसमैन के ऊपर जरूरी है सैलरी पे करते हुए, रेंट पे करते हुए, कमीशन पे करते हुए, सारी चीजें पे करते हुए कि बिजनेसमैन टैक्स काटे। अगर बिजनेसमैन ने टैक्स नहीं काटा तो बिजनेसमैन को पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। इसमें एक रिलैक्सेशन पड़ी थी कि अगर परचेजेस पे आपने टैक्स नहीं काटा तो 20% डिसअलाउ हो जाएंगी और 80% परचेजेस अलाउ हो जाएंगी। फिर इसमें आखिरी लाइन पड़ी थी कि जिसका टैक्स काटना था उसका टैक्स काटना हम भूल गए, फिर हमने डायरेक्ट उससे जाके टैक्स रिकवर कर लिया। तो ऐसी सूरत में ज्यूम किया जाएगा कि बिजनेसमैन ने ही गवर्नमेंट को पे कर दिया है और ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। और CA जनरल नहीं है, पेपर में टेस्ट होने का बहुत लिटिल चांस है कि CA न्यूमेरिकली आए। CA लिख लें हेडिंग बना के, सिर्फ उन लोगों के लिए है, दोज शॉपकीपर हु आर सेलिंग गुड्स। चंद लोगों के लिए, ये हर बिजनेसमैन के लिए नहीं है। दोज शॉपकीपर्स हु आर सेलिंग गुड्स listed in third schedule of sales tax. Those shopkeepers who are selling goods listed in third schedule of sales tax. ऐसे शॉपकीपर जो सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल वाली चीजें बेच रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है ये। वो शॉपकीपर कौन सी चीजें बेच रहे हैं? वो सेल्स टैक्स में जब थर्ड शेड्यूल हम पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा 7-8 किस्म की चीजें बेच रहे हैं, बल्कि 12-20 के करीब है। अच्छा, थर्ड शेड्यूल के सेल्स टैक्स के मुताबिक जो दुकानदार चीजें बेच रहे हैं उनके लिए ये बाइंडिंग है कि वो अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर शो करें, यानी हर साल टैक्स पे किया करें, फिर उनको सारा कमीशन अलाउ है। और अगर उन्होंने अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर शो ना किया तो फिर हमने पढ़ा था लोअर ऑफ 0.2% ऑफ सेल और एक्चुअल। ओके, पॉइंट डी। पॉइंट डी में पहली लाइन से तो लग रहा था जैसे इंटरटेनमेंट अलाउ नहीं है अगर लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। ये बात तो सही थी, लेकिन जो नीचे है वो इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड की मिसालें नहीं दी हुई, नीचे इंटरटेनमेंट अलाउड की मिसालें दी हुई हैं। पॉइंट 1, अ डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शेल बी अलाउड इफ द एक्सपेंडिचर इस फर्स्ट फॉर्म रिलेट्स होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के लिए खर्चा किया तो अलाउ है। अब वो मिसालें कौन सी थी? मिसालें वो 5 हमने पढ़ी थी। इन 5 जगहों पे इंटरटेनमेंट करें तो खर्चा अलाउड है, ना कि नॉट अलाउड। तो ये अलाउड की मिसालें थी, नॉट अलाउड की मिसालें नहीं थी। नेक्स्ट, पॉइंट 2, अ डिडक्शन विल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है, वेयर एक्सपेंस इज इनकर्ड ऑन पर्सन्स रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस। खर्चा सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है जब आपने एक्सपेंस किया उन लोगों पर जो बिजनेस से रिलेट करे थे। ये नहीं कि बिजनेस के डायरेक्टर्स की मीटिंग थी तो आप अपने चचा को साथ ले आए कि ये जर्मनी से आए हुए हैं, अच्छा खाते हैं, तो मैंने कहा इनको भी मीटिंग में साथ ले आता हूँ।
तो उन बंदों के ऊपर खर्चा करना है जो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेट करते हैं। 3 इन दिस रूल, इस रूल में एंटरटेनमेंट का मतलब है प्रोविजन ऑफ मील्स, खाना खिलाना, रिफ्रेशमेंट कुछ चाय पानी, रीजनेबल लेयर फैसिलिटीज मुनासिब रहने की जगह देना, इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे रॉयल फैन का कोई कस्टमर आया बाहर के मुल्क से, आपने उसको 7 स्टार होटल में ठहरा दिया। अब रॉयल फैन की सेल ही इतनी नहीं है कि वो इतने महंगे महंगे होटल अफोर्ड कर सके, तो इसलिए उसने नॉर्म्स के खिलाफ काम किया है। अब नॉर्म्स क्या हैं? ये जजमेंटल चीज़ है, ये क्वांटिफाई नहीं की जा सकती। उस लॉ मेकर ने उस स्पेसिफिक सरकमस्टांस की जजमेंट पे छोड़ दिया कि आप देखेंगे बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक है या नहीं। तो इंटरटेनमेंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक है तो अलाउड है। बहरहाल वी आर वेरी लकी के पॉइंट 1 के अंदर उसने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी है, ये तो पक्की इंटरटेनमेंट है, ये तो अलाउड है, इसको कभी नॉट अलाउड में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर इन लिमिट्स को क्रॉस करे ABCDE वाली को, तो फिर आपकी इंटरटेनमेंट नॉट अलाउड हो जाएगी। उसकी 2 मिसालें लिमिट्स क्रॉस करने की। एक मिसाल ये कि ऐसे बंदों पे खर्चा कर दिया जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते थे। दूसरी मिसाल बिजनेस नॉर्म्स के से आगे बढ़ के आपने खर्चा किया। ओके, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड एटसेट्रा, ये बहुत से फंड्स हैं। अगर आपने इनको रिकॉग्नाइज कराया हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, रिकॉग्नाइज नहीं कराया तो क्या ट्रीटमेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने फंड को रिकॉग्नाइज कराया तो नॉट अलाउड है, अगर आपने रिकॉग्नाइज नहीं कराया तो भी नॉट अलाउड है। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे आपने पैसे देने थे, आपने सारे अरेंजमेंट को हुकूमत से प्रूव करा लिया, तो हुकूमत कहती है ये खर्चा आपका हम माइनस नहीं करने देंगे। आपने गवर्नमेंट से प्रूव नहीं कराया, फिर भी हुकूमत कहती है ये खर्चा हम माइनस नहीं करने देंगे। ये बातें हमने एम्प्लॉय के एंगल से पढ़ी थी, आज बिजनेसमैन एम्प्लॉयर के एंगल से पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन है। हाउएवर डिडक्शन अलाउड, लेकिन खर्चा माइनस करने देंगे अगर आप एक चीज साबित कर दो। इफ यू प्रूव दैट वी हैव arrangements to deduct tax on retirement। अगर आप साबित कर दें कि जिस वक्त वो बंदा रिटायर होगा उस वक्त जो उसका टैक्स बन रहा होगा, और छुट्टियां अच्छी गुजरी 5-6, जिस वक्त वो बंदा रिटायर होगा तो उस वक्त जो उसका टैक्स बन रहा होगा वो हम काटेंगे और काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा देंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर ये खर्चा क्या बन जाएगा, अलाउड बन जाएगा। ऐसी एक मिसाल दे देता हूँ, किसी को याद हो FBR से अगर ग्रेचुटी अप्रूव होती थी, FBR से अगर ग्रेचुटी अप्रूव होती थी तो सारी माफ होती थी या 3 लाख तक? 3 लाख तक माफ होती थी। अब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, एम्प्लॉय को रिटायर होते हुए एम्प्लॉयर ने 10 लाख रुपए दिए, ये स्कीम अप्रूव थी FBR से, 10 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने दिए। जब 10 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने दिए, एम्प्लॉय के हाथों में 7 लाख ऐड हो गया, बिकॉज कितने तक माफ था। अब 7 लाख पे इसका कोई ना कोई टैक्स बनता होगा, वो टैक्स अगर आप काटें तो फिर ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अच्छा वाला है, अच्छा वाला बनने की वजह से ये खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो जनरल रूल ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए बास्केट में जो मर्जी पैसे रखे, दोनों क्या हैं, नॉट अलाउड। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब एम्प्लॉय को पेमेंट हो रही हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट के वक्त अगर एम्प्लॉयर ये साबित कर दे कि मेरे पास इतने अरेंजमेंट हैं कि मैं टैक्स काट के पैसे दूंगा, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको यह खर्चा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा।
चलें जी, नोट कीजिए। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा जब मैंने दोनों पे नॉट अलाउड लिखा होगा, लग रहा होगा अजीब सा, माने। अगर अजीब सा नहीं लग रहा तो आप अपने आप को चेक कराएं। रहने दें। ओके, नेक्स्ट। पढ़ें जी, पॉइंट ई। अच्छा, बीएम से मुराद होगा बिजनेस मैनेजमेंट, नहीं बिजनेस मैन। तो अब मैं जहां जहां बिजनेस मैन लिखवाना हुआ बीएम आपको लिखवा दिया करूंगा। पॉइंट ई, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात पहले मुझे बता दें, ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह एम्प्लॉय के लिए क्या थे? इनकम। एम्प्लॉयर के लिए क्या है? एक्सपेंस। अच्छा, any contribution made by the businessman, by the person, by the businessman, any contribution made by the businessman to a fund that is not a recognized provident, that is not a, ये तरतीब आगे पीछे हो गई है, ये ई है और ये एफ है। That is not a recognized provident fund, that is not a recognized approved pension fund, that is not an approved superannuation fund, superannuation fund भी provident जैसा होता है, that is not an approved gratuity fund, not का लफ्ज़ सुपर सबके साथ मिल रहा है। तो अगर बता दें सिंपल रूल ऑफ थंब, सिंपल रूल कि अगर आपने अप्रूव नहीं कराया तो नॉट अलाउड। पिछले सफे से आई, लाइन मिला के पढ़ें। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। आ जाए वापस पॉइंट एफ में। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। पॉइंट एफ, कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट, और भाई अदर में सारे आ जाएंगे, पेंशन भी, ग्रेचुटी भी, सुपरनेशन भी, सारे आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। भाई यहां जो लफ्ज है ना, कंट्रीब्यूशन टू एनी, एनी से मुराद यहां रिकग्नाइज्ड है। वजह क्या है? लॉ में इसलिए नहीं लिखा हुआ कि ऊपर अनरिकग्नाइज की बात हो रही है। अगर ऊपर अनरिकग्नाइज की बात हो रही है तो फिर नीचे किसकी बात हो रही होगी? रिकग्नाइज की बात हो रही है। वाज़ेह नहीं लिखा हुआ लॉ में रिकग्नाइज, लेकिन यहां एनी का मतलब रिकग्नाइज्ड है। कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज। अब आप कॉन्टेक्स्ट समझें, पिछले सफे से मिला के पढ़ें। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। पॉइंट ई, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन
made by the businessman, sorry, any contribution to recognized provident fund. ओहो, हम तो परेशान हो गए। हमने कहा पॉइंट ई में अनरिकग्नाइज को कह रहा था नॉट अलाउड है, एफ में जालिम ने रिकग्नाइज को भी कह दिया नॉट अलाउड है। ओहो, लेकिन आगे उसने नरमी शो की। इसको ना, इस इंग्लिश को मैं आसान करवाने लगा हूं। इफ से पहले डाल दें however, इस इंग्लिश को आसान कराने लगा हूं। इफ से पहले डाल दें however if the businessman has, नॉट काट दें, आप नॉट काट दें, इंग्लिश आसान हो जाएगी। however if the businessman, इसी जैसी इंग्लिश हो जाएगी। however if the businessman had made effective arrangements to secure that tax will be deducted from payment made by fund, आगे फिक्रा फिर पूरा करें, then deduction will be allowed। और पेपर में भी ये लिख दीजिएगा, then deduction will be allowed। इंग्लिश आसान हो गई। फिर खर्चा माइनस करने की जरूरत है जी। आप पॉइंट ई पढ़ें, पिछले दफे से मिला के, फॉलोइंग डिडक्शंस विल एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय बिजनेसमैन टू अ फंड दैट इज, ये तो समझ आ गया। वापस, फॉलोइंग डिडक्शंस विल एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी से मुराद टू रिकॉग्नाइज फंड। हाउएवर इफ द बिजनेसमैन हैज मेड effective arrangements to secure that tax will be deducted from any payment, 10 लाख, any payment made by the fund, रिटायरमेंट के टाइम पे बास्केट से पैसे दिए जाएंगे, any payment by the fund, then deduction will be, फिर खर्चा माइनस करने की इजाजत है। अब इफेक्टिव अरेंजमेंट्स को अंडरलाइन कर लें। इफेक्टिव अरेंजमेंट्स मेरे से सुन लें क्या होते हैं। इफेक्टिव अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट वाले आएंगे, आके पूछेंगे भाई ये आपने कोई अरेंजमेंट वगैरह किए हैं टैक्स काटने के? आप कहेंगे ये देखें भाई, हमने एक सीए को नौकरी दी हुई है, इसको टैक्स निकालना आता है। और दूसरा, आपको याद है वो हमारे पास रशीद साहब छोड़ के गए थे, एफबीआर ने कहा हाँ वो जो पिछले साल छोड़ के गए थे, तो उनको जाते हुए जब हमने पैसे दिए तो टैक्स काटा था, हाँ टैक्स काट के दिए थे पैसे, वेल डन। इस तरह की बातें करके हम एफबीआर को कन्विंस कर लेंगे हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट्स हैं। जब हम उन्हें अरेंजमेंट्स शो कर देंगे कि टैक्स काटने के सारे अरेंजमेंट हमारे पास मौजूद हैं, वो खुश होकर कहेंगे चलो भाई रिकॉग्नाइज वाला माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, आप टैक्स काट के पैसे देते हो। तो अरेंजमेंट्स को अंडरलाइन करके सीए वगैरह हायर कर लें, तो ये अरेंजमेंट काफी है टैक्स वालों को दिखाने के लिए। इधर ओके, जी। फाइन, पेनल्टी, जुर्माना, पेड टू गवर्नमेंट, नॉट पेड टू गवर्नमेंट, नॉट अलाउड, अलाउड। अगर जुर्माना आपने हुकूमत पाकिस्तान को दिया है तो नॉट अलाउड है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अगर जुर्माना आपने हुकूमत पाकिस्तान के अलावा किसी और को दिया है तो ये जुर्माना बोलें अलाउड है, ये माइनस करने की इजाजत है। अच्छा जी, गवर्नमेंट को जुर्माना दिया, एससीसीपी की वायलेशन कर दी, गवर्नमेंट को जुर्माना दिया, स्टेट बैंक के रूल की वायलेशन कर दी, गवर्नमेंट को जुर्माना दिया, इनकम टैक्स लेट जमा कराया, गवर्नमेंट को जुर्माना दिया, गवर्नमेंट के खजाने में जुर्माना गया, वो तो नॉट अलाउड हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट के अलावा किसी को जुर्माना दिया, वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के अलावा किसको जुर्माना दे सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपका कोई शिपिंग एजेंट था, वो बाहर के मुल्क से सामान ला रहा था, तो शिपिंग एजेंट ने कहा कि भाई मैं सामान लेके पहुंच गया हूं, आप जल्दी से आ जाओ, आपका सामान रिसीव हो गया है।
और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपने कहा शिपिंग एजेंट सॉरी मैं बहुत बिजी हूँ, 2 दिन बाद आऊँगा। अब उसने आपको कहा यार मेरी फीस तो इतनी थी 10 लाख, लेकिन 2 लाख मैं आपसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि 2 दिन मुझे आपकी तरफ से बहुत रेशन हुई और मेरे पीछे से भी सामान आ रहे थे, काफ़ी मिसमैनेजमेंट होगी सारी, मुझे 2 लाख जुर्माना दो। तो ये आपने शिपिंग एजेंट की जेब में पैसे डाल दिए, गवर्नमेंट के खजाने में तो नहीं गए, गवर्नमेंट के खजाने में तो नहीं गए। इसी तरह राइस वालों ने इनकम टैक्स लेट जमा कराया और इनकम टैक्स लेट जमा कराया, ये जुर्माना वो है जो गवर्नमेंट को पे करेंगे। साथ वालों ने कहा ये बच्चे बहुत शोर करते हैं, छत पे खड़े हो जाते हैं और छत पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, तो राइस वालों ने उनको जुर्माना दिया इस बात का। अब ये जुर्माना गवर्नमेंट के खजाने में नहीं गया, साथ वालों की जेब में गया, तो ये जुर्माना अलाउड होगा, बिजनेस में माइनस करने की इजाजत है। तो अगर बिजनेसमैन हुकूमत को जुर्माना पे करे वो, और हुकूमत के अलावा किसी और को जुर्माना पे करे तो अलाउड। पढ़ें। Any fine or penalty paid by the businessman. Any fine or penalty paid by the businessman for the violation of any law, rule और आगे लिखे मेड बाय गवर्नमेंट, ये शर्त है मेड बाय गवर्नमेंट। साथ वालों ने ना बाहर बोर्ड लिख के लगाया हो, जो बोलेगा हमारे घर आवाज आएगी 100 रुपया जुर्माना फी बंदा, फी आवाज। तो वो फिर लॉ, रूल और रेगुलेशन उनके घर का होगा, वो गवर्नमेंट का नहीं है। तो अच्छा, अगर कस्टमर और सप्लायर को जुर्माना पे करना पड़ा, अलाउड है। कस्टमर और सप्लायर, राइस के लिए आप लोग कस्टमर्स, आपको जुर्माना पे करना पड़ा, या सप्लायर जिन्होंने एसी दिया है इनको हमने जुर्माना पे किया किसी भी वजह से, वो अलाउड है। और अगर जुर्माना पे करना पड़ा गवर्नमेंट को, वो नॉट अलाउड। ओके। एच, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द पर्सन, बाय द बिजनेसमैन। गुड। ड्राइंग तो बिजनेस का खर्चा नहीं है ना। जी, घर का बिजली का बिल बिजनेस का एक्सपेंस है? नो। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, ये आपके सिलेबस की चीज नहीं है, ये कैफ 7 में FR2 में पढ़ाया जाता है, इसको छोड़ें, बस याद कर लीजिएगा। एनी अमाउंट कैरिड टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे। पॉइंट जे, देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें पार्टनर सैलरीज, पार्टनर कमीशन, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद होगा आपको। वो सारे खर्चे आपको पता है आप प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते थे, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते थे। तो पार्टनर बिजनेस का ओनर होता है, उसको पे किए गए सारे खर्चे नॉट अलाउड हैं, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि ये भी ड्राइंग ही है। एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर से लोन लिया, लोन लेके इंटरेस्ट पे किया। पॉइंट जे खास है सिर्फ एओपीस के लिए, पॉइंट जे एओपीस के लिए बना है। एओपी बिजनेसमैन, एओपी बिजनेसमैन के लिए बना, इंडिविजुअल के लिए नहीं बना। इंडिविजुअल के लिए तो पॉइंट एच है ना, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन। अच्छा, पॉइंट जे, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कमीशन का ही दूसरा नाम है। एनी ब्रोकरेज, एनी कमीशन, एनी सैलरी, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर ए की इतनी सैलरी, पार्टनर बी की इतनी सैलरी, और अदर रेम्युनरेशन पेड बाय एओपी टू अ मेंबर ऑफ एओपी, मेंबर से मुराद पार्टनर। ओके, पॉइंट एल,
ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ लें जरा एक दफा, जो अभी तक पढ़ाए हैं। Okay. If point L, if expense relates to utility, ढूंढे freight, utility, freight, travel, postage, taxes, duties, fines. If expense relates to these, yes, हाँ, एक्सपेंस आपने बिजली का बिल पे किया है, हाँ आपने किराया पे किया है, अलाउड, even if paid in cash, अगर कैश में पे कर दें तो अलाउड है। नो, अगर आपने बिजली का बिल पे किया है, किराया पे किया है, पोस्टेज टिकटें खरीदी हैं, नहीं 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 नहीं, हमारे और खर्चे हैं, नो, दीज आर अदर एक्सपेंसेस। अदर है, अदर का क्या मतलब है? ना यूटिलिटी है, ना ट्रेवल फेयर है, ना पोस्टेज है और ना टैक्सेस हैं, कोई और खर्चा है हमारा? नो, इनमें से कोई नहीं है। नो, तो दीज आर अदर एक्सपेंसेस, कोई भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल गिवन, बला बला बला, कोई भी हो सकते हैं खर्चे। इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए रूल है, एक्सपेंस एनुअल टोटल एक्सीड ₹50,000, एक्सपेंस एनुअल टोटल एक्सीड ₹50,000, नो, कैन बी पेड इन कैश, कैन बी पेड इन कैश। कोई भी ले लें, रेंट ले लें, रिपेयर नहीं, सैलरीज के लिए अलग रूल है, रेंट ले लें, रिपेयर ले लें, कोई भी खर्चा। एक्सपेंस एनुअल टोटल एक्सीड ₹50,000, यस, एक्सीड, should be paid through mode specified in law। 50,000 से ज्यादा का खर्चा है, यानी खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर किससे पे करें? शुड बी पेड थ्रू मोड स्पेसिफाइड इन लॉ। अभी हम मोड्स पढ़ेंगे, क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, 5 मोड्स हैं। तो फिर इन 5 तरीकों से आप खर्चा पे करें। However, इसके अंदर एक रिलैक्सेशन है। However, if individual expense, एक खर्चा, if individual payment, however, individual payment up to 10,000 can still be paid in cash।
However, individual payment up to 10,000 can still be paid in cash. इंडिविजुअल पेमेंट अगर 10,000 से कम है वो कैश में पे की जा सकती है. ओके, हवाई बातें हैं सारी, अप्लाई करते हैं. रेंट का अकाउंट, रिपेयर का अकाउंट, कैश 15,000, कैश 30,000, कैरी डाउन 45,000. If expense relate to utility, freight, travel, postage, taxes? No. These are other expenses. Expense annual exceed 50,000? Can be paid in cash. कैश में दिया जा सकता है क्योंकि 50,000 से कम का खर्चे हैं, तो छोटे मोटे खर्चे हैं, इसको कहते हैं छोटे मोटे. छोटे मोटे खर्चे हैं 50,000 से कम के. आप बता दें ये अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड. इट इज टिक मीन्स अलाउड. आगे चलें, किसकी बात अब करेंगे? रिपेयर. कैश 25,000, कैश 18,000, कैश 9,000, कैरी डाउन टाइम. करते हैं कुछ नहीं, तो लेटर पकड़ने में क्या हो जाएगा? कितना? 52,000. इफ एक्सपेंस रिलेट टू बिजली, फ्रेट, ट्रेवल, पोस्टेज, टैक्सेस. Clear? These are other expenses. Expense annual exceed 50,000? Oh. Yes. Should be paid through mode specified in law. शहबाज रोके. Should be paid through mode specified in law के बताए हुए तरीके के ऊपर करें आप. Law के बताए हुए तरीके के ऊपर. However, इंडिविजुअल पेमेंट अप टू 10,000 कैन स्टिल बी पेड इन, ये वाली कैश में पे कर सकते हैं, ये वाली कैश में पे कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाली कैश में पे नहीं कर सकते. नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. और बोले पूरा 52,000 नॉट अलाउड है या सिर्फ 25 और 18 नॉट अलाउड है? 25 और 18 नॉट अलाउड. क्लियर? चलें जी, नोट करें. कैसा था? आसान था सेक्शन, मुश्किल था? आसान था. शुरू से अंदाजा रखो.
एग्जाम्पल भी नोट कर लें। ओके, पॉइंट नंबर एल। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, ये सेक्शन किन लेजर ला ये सेक्शन किन एक्सपेंसेस पे लगता ही नहीं, बता दें। आपको पता है बिजली के बिल पाकिस्तान में पे ही आमतौर पे कैश में होते हैं। किराया भी चीजों का कैश में पे होता है, किराया भी कैश में पे होता है। ट्रैवलिंग आमतौर पे आना जाना फ्रेट किराया वो सामान के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, पोस्टेज टिकटें भी डाक खाने से आमतौर पे कैश पे करके ही मिलती हैं। टैक्स भी गवर्नमेंट कैश में मांगती है, चेक एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये खर्चे आम हालात में किस में पे होते हैं? पाकिस्तान के कल्चर को इसलिए सेक्शन ने इस बात को माना और कहा अलाउड इवन इफ पेड इन। अच्छा, इसमें 50,000 से ऊपर नीचे का भी चक्कर नहीं है, चाहे 2 लाख का बिल आए आप कैश में पे करेंगे। अच्छा, इन खर्चों के बारे में क्या रूल है? इनके नाम याद करने हैं, इनके नाम नहीं याद करने, ये हजारों हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट इधर आ जाएगा, जो भी हो एडवर्टाइजमेंट इधर आ जाएगा। इनके अलावा सारे खर्चे, उनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर खर्चा का टोटल 50 से तो क्या करें, और अगर खर्चे का टोटल तो क्या करें? फिर कुछ खर्चे नॉट अलाउ होंगे 10 से ऊपर वाले, और 10 तक वाले अलाउ हो जाएंगे, चाहे कैश में ही पे कर। पढ़ें पॉइंट एल। क्लियर? एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड हुज टोटल एक्सीड, देखें किस किस के ऊपर ये सेक्शन लग रहा है जिनका टोटल किससे ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा। However, if the payment is made through following mode, deduction will be allowed। खर्चा अलाउ हो जाएगा। कौन से मोड्स हैं जी? क्रॉस चेक पहला, दूसरा, तीसरा क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट से पैसे देने हैं बिजनेस अकाउंट से, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेई, as well as payment through shall be treated as transaction through, ये भी बैंकिंग चैनल की ही ट्रांजैक्शन है। If transaction is verifiable from bank statement of payer payee, दोनों की, एक की बैंक स्टेटमेंट से पैसे निकल रहे हो, दूसरे की बैंक स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हो। However, following payments can be made in violation of above condition। ये वायलेशन का लफ्ज तो लिखा हुआ है लेकिन ये रिलैक्सेशन है असल में। ये नीचे वाले खर्चे जैसे मर्जी पे करो ये लिखा हुआ है उर्दू में, नीचे वाले खर्चे जैसे मर्जी पे करो। पॉइंट ए बी की हेडिंग,
नीचे वाले खर्चे जैसे मर्जी पे करो, कोई मसला नहीं। ए बी के ऊपर लिख लें, नीचे वाले खर्चे जैसे मर्जी पे करो। कौन कौन से? एक्सपेंडिचर्स नॉट एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से नीचे वाले खर्चे जैसे छोटे मोटे खर्चे हैं ये जैसे मर्जी पे करो। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ बिजली के बिल, फ्रेट, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ओके, नीचे वाला सवाल कर लें, 1 मिनट दे रहा हूं, नीचे वाला सवाल कर लें। पहले नाम पढ़े हेड्स के, उधर रखें और डिसीजन ट्री लगा के नॉट अलाउड पे क्रॉस लगाएं। ओके, जी भाई, a company made all below mentioned payments in cash. You are required to calculate the amount of deduction which will, पहले अकाउंट का नाम रिपेयर इधर आएगा, टोटल 50 कैन बी पेड इन कैश, तो पूरे 46,500 पे टिक लगा दें, अलाउड 46,500 पे लगा दें डायरेक्ट, इंडिविजुअल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी ने गलती से 15,000 को क्रॉस तो नहीं किया? हाथ खड़ा करें, नहीं 1-2 हाथ खड़ा करें। क्यों किया 15,000 को क्रॉस? देखें ना, इसमें रिलैक्सेशन है, समझे जरा बात। इधर देखें, ये भी तो 10 से ज्यादा है, लेकिन मैंने टिक क्यों किया हुआ है? क्योंकि टोटल को भी देखना है, टोटल को भी देखना है। तो आप डिसीजन ट्री में थे कहां? यहां पे थे ना। तो कैन बी पेड इन 10,000 से ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सारे अलाउड हैं। धोखा खा गए, भूख लगी हुई थी, नाश्ता नहीं करके आते, इसलिए धोखा खा जाते। ओके, नेक्स्ट, रेंट का टोटल, ये रेंट इधर आ रहा है या उधर जा रहा है? इसमें इधर आ रहा है। ये भी स्पेसिफाइड मोड्स कितने हैं? 5, क्रॉस चेक, क्रॉस ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, ये 5 अलाउ हैं। लेकिन 5 के अलावा वाले जो हैं ये 5 मेथड से होना चाहिए, लेकिन कैश में भी पे कर सकते हैं अगर 10,000 से कम हो। ये सारे ही क्या हैं? तो पूरे 56 पे टिक लगा दें, अलाउड है। स्टेशनरी टोटल किससे, उधर जाना है इधर आना है? देखें उधर, इधर डेबिट क्रेडिट ना बोलें, उधर या इधर? इधर। अब इधर आके बोलें ये इधर फॉल कर रहा है। अगर इधर फॉल करे तो 50,000 से ज्यादा है, तो 50,000 से ज्यादा में 10,000 से ऊपर वालों को पकड़ें। 12, 13, 14, तुम्हें शर्म नहीं आती? 12, 13, 14 को क्रॉस लगाएं, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ओके, प्लीज बी इन क्लास। इस तरह के अल्फाज बोलोगे, आपके बच्चे सुनेंगे, वो कहेंगे अब्बू इस तरह बोलते हैं, हम भी बोलेंगे इस तरह के अल्फाज घर में ना बोला करें। ओके, अच्छा जी, नाउ व्हाट इज टोटल? नेक्स्ट 106। ओ हो नहीं 106 को देखना ही नहीं था। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने 106 को देखा, हाथ खड़ा करें, देखा। वाई? उससे फायदा क्या होना था? फायदा क्या होना था? तो प्लीज नजरों की हिफाजत किया करें। 106 को देखने की क्या जरूरत थी? अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं 106 के बाद कितने लोग ऐसे थे जो 10 से ऊपर वाले ढूंढने चले गए?
ओके, तो इस पूरे शेल में से हमने 3 नट निकाले, तो नट शेल ये निकला कि 12, 13, 14 नॉट अलाउड है, बाकी सारे खर्चे अलाउड है। जी मोहतरम, क्या बोले? हाँ, माइनस करने की इजाजत है। ओके, अच्छा सैलरी की तरफ आ जाए। अब सैलरी पे ये रूल नहीं लगता, सैलरी के लिए खास पॉइंट बने एम, सैलरी के लिए खास पॉइंट बने एम, और ये जो एम पॉइंट है ये मंथली सैलरी के बेस पे डिसाइड होगा, इसमें एनुअल नहीं देखना। सैलरी का रूल मंथली की बेस पे है, इसका रूल किसकी बेस पे था? एनुअल की बेस पे। सैलरी का रूल मंथली की बेस पे। सैलरी का रूल जो मंथली की बेस पे है वो क्या है, वो सुन लें। जी सर, चलें मिसाल के तौर पे राइज वालों ने सैलरी पे करनी है, सबसे पहले जी सिक्योरिटी गार्ड भाई आए कि जी आप मुझे सैलरी पे करें, उनको हमने 12,000 सैलरी महीने की कैश में पे कर दी, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, 12,000 महीने की कैश में पे कर दी। फिर ऑफिस बॉय आया, उसको 14,000 रुपये तनख्वाह थी, 14,000 रुपये एक महीने की तनख्वाह थी, हमने 14,000 कैश में पे कर दी, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद कैशियर आया, कैशियर को हमने 18,000 रुपये कैश में तनख्वाह पे कर दी, ये जुर्म है। 15,000 से ऊपर की तनख्वाह कैश में पे नहीं हो सकती, यहां 15,000 की लिमिट है, और 15,000 पर मंथ। सैलरी 5 तरीके से पे नहीं हो सकती, 2 तरीके से पे हो सकती है, या क्रॉस चेक या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका अलाउड नहीं है। मेरी बात खत्म हुई। पॉइंट एम, एनी सैलरी एक्सीडिंग 15,000, एनी सैलरी एक्सीडिंग 15,000 पीएम पर मंथ, पीएम हमारा पर मंथ, एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ। वो पीछे से मिला के पढ़े ना, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड, एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग 15,000 पर मंथ। कैसे पे की? अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के अलावा पे की, अदरवाइज देन बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू एम्प्लॉय। तो ये 2 तरीके अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड है, क्योंकि अदरवाइज देन बाय लिखा हुआ है, इनके अलावा पे नहीं करनी, इन तरीकों से पे कर सकते हैं। ओके, अच्छा सैलरी पे आपने देखा होगा 2 इंडिपेंडेंट प्रोविजंस अब आ गई हैं। एक कल वाला पॉइंट बी भी पढ़ा था, सी, उसमें सैलरी लिखा नहीं हुआ था, सैलरी लिखा नहीं था, लेकिन एक जनरल रूल बताया था, सैलरी पे टैक्स ना काटें तो भी जुर्म, सैलरी 15,000 से ऊपर महीने की कैश में पे कर दें वो भी जुर्म। ये 2 अलग अलग प्रोविजंस थे। ये कल पढ़ाया था, सैलरी पे टैक्स ना काटें तो भी जुर्म। सैलरी, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, पर मंथ रुपीज इन 1000, 70,000, 60,000, 50,000, यानी ग्रेटर देन 15,000। मोड,
पेमेंट का, कैश, चेक, चेक, टैक्स डिडक्टेड, यस, नो, यस। चलें जी, दोनों में से एक भी वॉयलेट हो जाए ना तो आपने नॉट अलाउड कर देनी है, दोनों में से एक भी वॉयलेट हो जाए। अब डेटे से परेशान ना हो, इसका तरीका होता है 1 बाय 1 देखें। ठीक है जी, सैलरी 15,000 से ऊपर की है, से यस और नो, किस में पे की है, किस पॉइंट की रोशनी में नॉट अलाउड, एम। टैक्स काटे उसकी रोशनी में अलाउड। अब क्या करें, दोनों में से एक भी वायलेट कर दे तो फारक, जुर्म किया आपने, इसलिए ये क्या बन जाएगी, नॉट अलाउड। ये क्या बन जाएगी, एन ए। अलाउड, अलाउड है, समझ आई बात, दोबारा समझ। कितनी तनख्वाह, 15 से ऊपर, किसमें पे की, अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड होगी। अगला पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं। टैक्स काटा है, लेकिन टैक्स काटने का मतलब ये तो नहीं कि अलाउड हो जाए, सजा तो मिलेगी। ठीक है, 2 बच्चे थे, बेगम ने एक को खाना दिया, दूसरे को खाना नहीं दिया, शोर ने आके क्लास ले ली। अब शोर ने आके क्लास ले ली, उसने कहा जी तुमने किस बात पे क्लास ली, मैंने तो एक बच्चे को खाना खिलाया, दूसरे को किन्ने खिलाना सी। तो दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट हो जाए तो जुर्म है। आगे चलें जी, 15,000 से ऊपर है, किसमें पे की, चेक में, इस बुनियाद पे क्या बनेगी, अलाउड। टैक्स काटा इस बुनियाद पे, आप बताएं क्या करें, नॉट अलाउ करें, अलाउ। जुर्म तो इन दोनों में से एक भी जुर्म कर दें तो मुजरिम है आप, तो ये भी मुजरिम, अलॉय रिम, गाड़ी का अलॉय रिम। ओके, अच्छा जी, ये नहीं, यहां तक, हाँ यहां तक बताएं, अलाउड, अलाउड। चलें जी, दोनों पॉइंट इकट्ठे लगाने हैं या अलग अलग, इकट्ठे लगाने हैं। दोनों में से एक भी वॉयलेट हो जाए तो नॉट अलाउड। ये कौन सा पॉइंट हमने रिवाइज किया है, सी और एम। बता रहे हैं ना बिजनेस के चैप्टर का, बता रहे हैं बिजनेस के चैप्टर का, वो भी नहीं नॉट क्रॉस, तो जाहिर बात है सवाल कम हो। अपने व्हाट्सएप को थोड़ा सा मोर इफेक्टिव करने के लिए फ्रॉम टीचर पर्सपेक्टिव भी और स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा उसमें टीचर्स को थोड़ा सा कर दिया ताकि बच्चों को भी पूरी ग्रुप की रिकग्निशन मिल जाए, और उसमें मेल और फीमेल के ग्रुप को भी थोड़ा अलग कर दिया ताकि टीचर को फौरन से पता चल जाए कि मेल ग्रुप में जा रहे हैं। ओके, हर गाय चले आगे। भाई मैं इंग्लिश में बात की है, आप लोग क्यों माइंड कर गए हैं। ओके, पॉइंट एन, एन फॉर नॉटी, सिटिंग ऑन योर पॉइंट एन, एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ अ कैपिटल नेचर। जी भाई, बिल्डिंग इज एन एक्सपेंस, से यस और नो। बिल्डिंग, आर यू पीपल, बिल्डिंग इज एन एक्सपेंस, से यस और नो। हाउएवर, आगे पढ़ें,
However, depreciation will be allowed. पहला सवाल उसने क्या पूछा, अंडरस्टैंड करने जरा, थोड़ी सी ना इंग्लिश इस तरह की थी. द एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर. इसकी मिसाल है बिल्डिंग की कॉस्ट, इसका मिसाल है बिल्डिंग की कॉस्ट. कैपिटल नेचर की मिसाल है बिल्डिंग की कॉस्ट. असल में ना एक बात सुन लें, आपने क्यों आपको ये बात समझ नहीं आई, ये टैक्स का जो लॉ है ये ऐसे लोगों के लिए बनता है जो नॉन अकाउंटेंट्स हैं. अकाउंटेंट्स के लिए भी होता है, नॉन अकाउंटेंट्स. अब नॉन अकाउंटेंट्स क्या होते हैं, नॉन अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग नहीं आती, तो वो जब टैक्स कैलकुलेट करते थे पता क्या करते थे, सेल माइनस रिपेयर माइनस रेंट माइनस फर्नीचर माइनस फ्रिज इज इक्वल टू प्रॉफिट. ये नॉन अकाउंटेंट्स करते थे. तो लॉ मेकर ने कहा ओ पाइयो इट इज एक्सपेंडिचर पेड ऑफ ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है. तो फिर हाउएवर, लेकिन एक बात सुन लो, इतने परेशान ना हो, इसको फौरन माइनस ना करो, आहिस्ता आहिस्ता करके माइनस कर लो. उसका नाम क्या होता है, हाउएवर डेप्रिसिएशन. ऊपर लिखें सेक्शन 22. कल डेप्रिसिएशन हमने शुरू करनी है. इंट्रो में 7-8 दिन लग जाते हैं, FR2 में FR1 में 20-22 दिन लग जाते हैं डेप्रिसिएशन को. कल से हम भी डेप्रिसिएशन शुरू करने लगे हैं, हमें भी 2 दिन लगेंगे. हाउएवर डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 और अमोर्टाइजेशन सेक्शन 23. एडिशन भी डालेंगे, डिस्पोजल भी डालेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी डालेंगे, एक्सचेंज नहीं डालेंगे, चेंज इन एस्टीमेट नहीं डालेंगे, रिवैल्यूएशन नहीं डालेंगे, पीछे रह गया. ओके, पॉइंट ओ. चलें पास्ट पेपर में आ जाएं. साथ वाला स्पीड पहुंच गया प्रॉपर्टी के चैप्टर पे. ब्रेकिंग्स की आजकल फेल हुई है. पेज 155 155. क्वेश्चन नंबर 26. मिस्टर साजिद is अकेला involved in the distribution of pakhe manufactured by a Pakistani company. He is in the process of calculating his business income but is not clear, fair नहीं है, काला है वो, but is not clear about the treatment of following atom. Number 2. In the books of accounts, अकाउंटिंग की किताबों में एक खर्चा आ रहा है 50,000 का, उसमें कुछ 50,000 घर की कुछ चीजें ली हुई हैं, तो उसको समझ नहीं आ रही कि ये पता नहीं अलाउड है या नॉट अलाउड है. जी भाई, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में घर का खर्चा आ रहा है, कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है अलाउड है नॉट अलाउड है. पॉइंट बताए ना, जाके खोलें. 21 का कौन सा पॉइंट है, एच. तो लिखें 21 के एच की रोशनी में नॉट अलाउड. ढूंढने जाके 21 का एच. 21 के एच की रोशनी में क्या है, नॉट अलाउड है. सिनेरियो बेस्ड सवाल बनाने की कोशिश की थी आई कैप ने.